राज्य कर्मचारियों को जल्द मिलेगी 4% डीए की सौगात, मुख्यमंत्री धामी ने दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री धामी ने सुनी गोरेलाओं की समस्या, बोले मदद के लिए केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक, मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने को लेकर अन्य राज्यों से की तुलना। नैनीताल में 18 पुलिस अफसरों का तबादला, उमेश कुमार बने हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी, निलंबित एसएचओ हुए बहाल। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, पिता पुत्र सहित 3 की मौत, परिवार में मचा कोहराम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। राज्य के सभी जनपदों से प्रतिभाग करने आए खिलाड़ियों के बीच जाकर मुख्यमंत्री ने उनका उत्साह बढ़ाया। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा, राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट प्रदान की जाएगी। आपकी ऊर्जा और उत्साह और आपके कुछ करने का जो जज्बा है वो देखकर स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि जिसकी मेजबानी हम सबको मिली है, उत्तराखंड को मिली है 38वें राष्ट्रीय खेल की, उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। तैयार है ना? उस इकाई से प्रतिभाग करके यहां तक आने का अवसर मिलता है और यहां पर प्रतिभाग करने के लिए किसी सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो, बेटा बेटी गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, वह भी अपनी प्रतिभा के दम पर राज्य स्तर तक क्वालिफाई कर सकता है और उसकी जो अपनी काबिलियत है, जो उसकी योग्यता है, क्षमता है, अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार खेल महाकुंभ को विशेष प्रोत्साहन दे रही है और उसी का परिणाम है कि लगातार जो इसमें प्रतिभाग करने वाले हमारे खिलाड़ी हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 2 लाख से 4 लाख पहुंची और 4 लाख से अब 5 लाख तक ये संख्या पहुंचेगी, ये इसका स्पष्ट प्रमाण है। पहले पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर खेलने के लिए के बाद ही आप सभी राज्य स्तर पर इस खेल महाकुंभ द्वारा अपनी खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए आप तैयार हैं। आप सभी को देखकर, आप सबके जोश जज्बे को यहां पर जब मलखंभ हो रहा था, मैं कह सकता हूं कि आप सब पूरी तरह से तैयार हैं। और जो हमेशा कहा जाता है कि पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है, अब पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी, वो बेकार नहीं जाएगी। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि इस खेल महाकुंभ में हमारे प्रदेश में बेटियां बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जो निश्चित रूप से बहुत ही हम सबको ऊर्जा प्रदान करने वाला है। नए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बजट को जन भावनाओं के अनुरूप बनाने के लिए सरकार ने बजट पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। 10 जनवरी 2024 तक कोई भी व्यक्ति बजट पर अपने सुझाव वेबसाइट, ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से सरकार को भेज सकता है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, राज्य का बजट जनता का बजट होगा। बजट को जनता के सुझाव और जनभावनाओं के अनुरूप बनाया जाएगा। प्रदेश के आम बजट बनाने में कुछ सुधार किए हैं।
इसमें कई विभागों व सार्वजनिक संस्थाओं में कार्यरत मानव संसाधन की सटीक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। अग्रवाल ने बताया, सचिव स्तर पर विभाग में संचालित योजनाओं के लिए जेंडर बजट का प्रावधान करने की व्यवस्था की गई है। बजट तैयार करने में जनता की सहभागिता के लिए पिछले वर्ष में प्राप्त सुझाव का संज्ञान लेने के लिए सभी सचिवों को निर्देश दिए गए हैं। मैं प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड की पावन धरती से बोल रहा हूँ, यहाँ वित्त मंत्री हूँ और मैं सभी से अपील करना चाह रहा हूँ, जो तिजारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव है, वहीं सरकारी नौकरियों और दाखिलों से लेकर अन्य सरकारी कार्यों में उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की बाध्यता नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस संबंध में सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने आदेश जारी किए और कहा, मूल निवास के प्रारूप के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। आदेश के मुताबिक अब कोई विभाग मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों से स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर पाएंगे। बता दें कि स्थायी निवास की बाध्यता के विरोध में राज्य के युवा और संस्कृति कर्मी मुखर हैं। इस मुद्दे पर 24 दिसंबर को मूल निवास स्वाभिमान महारैली होने जा रही है, जिसे लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी समेत कई सांस्कृतिक कर्मियों ने लोगों से हिस्सा लेने का आह्वान किया। और इस बीच प्रकरण संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग से ब्यौरा तलब किया। सीएम के निर्देश पर विभाग की ओर से स्पष्टीकरण जारी हुआ। कोटद्वार के पर्वतीय क्षेत्रों में भालू का आतंक बना हुआ है। टाटरी गांव की एक महिला जंगल में चारा पत्ती लेने गई थी, तभी भालू ने उस पर हमला बोल दिया। कुसुम देवी ने साहस कर परिचय देते हुए दरांती से भालू पर जोरदार हमला किया और अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाई। वहीं महिला भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया गया। 108 EMT अनूप चौहान ने बताया कि महिला के हाथों में भालू के नाखून व दांत के गहरे निशान हैं। इस वजह से घायल महिला का काफी खून बह गया। फिलहाल कुसुम देवी खतरे से बाहर है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने पुलिस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया। हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी हरेन चौधरी को तबादला करते हुए प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ भेजा। साइबर सेल प्रभारी उमेश कुमार मालिक को हल्द्वानी कोतवाली का प्रभार दिया गया और इसके अलावा रामनगर के निलंबित कोतवाली प्रभारी अरुण सैनी को फिर से बहाल करते हुए रामनगर कोतवाली प्रभारी बनाया गया। वहीं निरीक्षक हेमचंद्र पंत को पुलिस लाइन से प्रभारी साइबर सेल चुनाव प्रकोष्ठ भेजा गया। उप निरीक्षक विजयपाल प्रभारी SOG से थाना हल्द्वानी भेजे गए। उप निरीक्षक अनीस अहमद को प्रभारी चौकी बेल पड़ाव से बदलकर प्रभारी SOG बनाया गया। वीरेंद्र सिंह बिष्ट थानाध्यक्ष भीमताल को थाना मुखानी ट्रांसफर किया गया। उप निरीक्षक जगदीप सिंह नेगी को प्रभारी चौकी मंगल पड़ाव से थानाध्यक्ष भीमताल बनाकर भेजा गया और इसके साथ ही उप निरीक्षक प्रकाश पोखरियाल प्रभारी चौकी गर्जिया से अब प्रभारी चौकी मंगल पड़ाव बनाए गए हैं। उप निरीक्षक राजवीर सिंह नेगी को थाना काठगोदाम से प्रभारी चौकी गर्जिया ट्रांसफर किया गया। उप निरीक्षक त्रिभुवन सिंह प्रभारी चौकी गन्ना सेंटर हल्द्वानी से बदलकर अब थाना भीमताल की जिम्मेदारी संभालेंगे और उप निरीक्षक पंकज जोशी पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी गन्ना सेंटर हल्द्वानी बनाए गए। हरिद्वार के नवोदय नगर में कुष्ठ आश्रम बनाने के विरोध में स्थानीय लोगों का धरना जारी है। नवोदय नगर संघर्ष समिति के बैनर तले धरने पर बैठे लोगों ने आज उग्र प्रदर्शन किया। गुस्साई भीड़ ने नवोदय नगर को सिडकुल से जोड़ने वाली सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया और कुष्ठ आश्रम के निर्माण कार्यों को भी रुकवा दिया। वहीं धरना दे रहे लोगों
ने आरोप लगाया, बिना उनसे पूछे नवोदय नगर में कुष्ठ आश्रम बनाया जा रहा है। कुष्ठ आश्रम रोकने को लेकर वो कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने साफ तौर पर कहा, यदि यहां से कुष्ठ आश्रम का निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो वो किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं देंगे। क्यों ये शासन प्रशासन ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं? हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है? यहाँ पे भी सारे लोग अच्छे ही रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल है, अच्छे लोग रह रहे हैं। इतनी हरिद्वार में जगह है, यही जगह क्यों चुनी गई? न पब्लिक से पूछा, न किसी और से पूछा, अपनी मर्जी से ही मतलब बनाना शुरू कर दिया। डीएम मुख्यमंत्री के पास गए, उन्होंने लेटर लिख के दिया, क्यों नहीं उनकी बात में सुनवाई हुई? क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है मुख्यमंत्री के यहाँ की? या और शासन प्रशासन जो भी विधायक होंगे, जो हमारे लिए अच्छा कार्य करेंगे ना, उन्हीं को हम वोट देंगे। सारा नवोदय नगर बहिष्कार करता है उन लोगों का, कोई वोट नहीं देगा। हम जो है 19 तारीख से लगातार इस कुष्ठ आश्रम को स्थानांतरित करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन न तो प्रशासन न शासन हमारी बात पूछने आ रहा है। तो ये बहुत अत्याचार की बात है। हमारी मातृशक्ति हमारे साथ बैठी है रात दिन, तो हम जब भी उनको बुलाते आते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि ये कुष्ठ आश्रम जो हम इसका विरोध नहीं कर रहे, न हम इसका मतलब इससे घृणा करते हैं, कुछ लोगों से भी घृणा नहीं करते, न कुष्ठ आश्रम से करते हैं। हमारा कहना यह है कि इसको घनी बस्ती से हटा करके, एक घनी आबादी से हटा करके इसको एकांत जगह में स्वच्छ वातावरण में बना दिया जाए। उत्तराखंड में नशा तस्करी को रोकने और नशे के तंत्र को ध्वस्त करने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन अभियान में सीएम धामी ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान को सबको मिलकर सफल बनाना है। खासकर युवाओं को जागरूक होने से ही नशे के विरुद्ध जंग जीती जा सकती है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। कि 2025 तक देवभूमि को हम ड्रग्स फ्री करेंगे, यानी कि लत, नशे की लत को समाप्त करेंगे, नशे को समाप्त करेंगे। ये केवल हमारा स्लोगन नहीं है, ये हमारा संकल्प है। इसको हम जब तक समाप्त नहीं कर देते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसमें सभी को कहीं ना कहीं साथ आना होगा, सभी को काम करना होगा। जहां हमारे माता पिता, हमारे संस्थानों में हमारे शिक्षकगण, समाज के प्रबुद्ध वर्ग और हमारे प्यारे विद्यार्थी, जब तक इसको पूरी तरह से जन जन का अभियान नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूं तब तक हमारा ये संकल्प अपनी सिद्धि तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं, देहरादून के अंदर हमारे बहुत सारे संस्थान चलते हैं, बहुत सारे उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, बहुत सारे व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान हैं। इन सभी संस्थानों में इसके आसपास किसी न किसी रूप में आज तमाम प्रकार से ये जाल बिछाने का काम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। उसको रोकने के भरसक प्रयास हो रहे हैं। हर तरीके से आज पुलिस भी काम कर रही है, एनकोर्ट की टीम भी काम कर रही है, और हमने इसके लिए बहुत सारे अन्य जो प्रयास हो सकते हैं उन प्रयासों को भी किया है। लेकिन उन प्रयासों को भी तभी सफलता प्राप्त होगी जब आप सब भी उसमें सहयोग करेंगे। क्योंकि एक बार अगर कोई नशे की लत में आ जाता है तो उसको छुड़ाना फिर बहुत मुश्किल काम होता है। और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमको पता ही नहीं लगता है, हम मजाक मजाक में कई बार नशे की लत में चले जाते हैं। करते करते खेल खेल में हम ये भूल जाते हैं कि धीरे धीरे चढ़ने वाला जहर हमारे अंदर आ रहा है, और स्थिति तब बहुत खराब हो जाती है और
जो भी व्यक्ति इसके लत में आता है उसको उसका एहसास नहीं होता है, लेकिन आसपास के लोग जब देखते हैं तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी होती है। उसको उस दुनिया से लाना कितना मुश्किल होता है, जहां उसके लिए स्वयं के लिए तो बहुत मुश्किल होता ही है। आप सोचिए कि उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उनके लिए कितनी खराब स्थिति हो जाती है, जो अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को यहां पर पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं, व्यावसायिक शिक्षा के लिए भेजते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भेजते हैं, या आगे चलकर भविष्य में तमाम सेवाओं को देने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए यहां भेजते हैं। और वो भेजते किसी काम के लिए हैं, चला कहीं और जाता है। उन माता पिता की क्या स्थिति होती होगी। आप ये सोचिए कि आप कोई भी खराब काम करते हैं तो आपको उसका एहसास तब होगा जब आप ये एहसास करेंगे, ये महसूस करेंगे कि मेरे कोई भी खराब काम करने से मेरे माता पिता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जिन्होंने हमारा लालन पालन किया है, अपनी खुशियों को, अपनी आवश्यकताओं को कम करते हुए, अपने मन की इच्छाओं को समाप्त करते हुए, उन्होंने आप सबको संपूर्ण सुविधा देने का काम किया है, अच्छी शिक्षा देने का काम किया है, अच्छे कपड़े, अच्छा आपको खाना, अच्छी जगह शिक्षा के लिए भेजने का काम किया है, अच्छी फीस देने के लिए उन्होंने अपने सारे जो जरूरत की चीजें होती हैं उनको भी समाप्त कर लिया है। तब जाकर जो है आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, आपको संस्थानों में अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, अच्छे संस्थानों में आप पढ़ रहे हैं, अच्छे कोर्स कर पा रहे हैं, अच्छी डिग्रियां ले पा रहे हैं। अगर जब हम इस बात का एहसास कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि हम किसी भी गलत काम में नहीं जाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को तैयारियां जोरों पर हैं। इस दिन नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन और भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पीएम मोदी इस आयोजन के चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर के जाने माने लोग और साधु संतों को निमंत्रण दिया गया। लेकिन 22 जनवरी से पहले 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अयोध्या रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे और उसी की तैयारी के मद्देनजर जिला प्रशासन जुटा हुआ है। उनकी संभावना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और हम उसको दृष्टिगत तैयारी कर रहे हैं। एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन प्रस्तावित है और रेलवे स्टेशन पे भी संभवतः वहाँ पे क्या कार्यक्रम एग्जैक्टली भी कंफर्म होना है और वहाँ पे वंदे भारत रेलवे जो ट्रेन है उसको झंडी दिखाई जाना प्रस्तावित है और संभवतः वो रेलवे स्टेशन को भी उसको इनॉग्रेट करेंगे। तो उसकी भी तैयारी चल रही है, कंफर्म किया जाना है अभी रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा। तो उनके जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड कल आ रही हैं मैडम, और उनके आने पर वो कंफर्म किया जाएगा कि रेलवे स्टेशन पर क्या क्या कार्यक्रम होगा। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां एक तरफ तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने घोषणा की है, जब तक गौ माता की हत्या पर कठोरता से प्रतिबंध नहीं लगेगा और उन्हें राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक वो अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। वहीं उनसे जब आयोजन में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अयोध्या धार्मिक स्थल उनके लिए ससुराल नहीं है जो आमंत्रण आने पर वहां पहुंचेंगे। सवाल यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समक्ष जाने के लिए उनके पास योग्यता है या नहीं है। समस्त सनातन धर्मियों ने, राम भक्तों ने उसके लिए संघर्ष किया है और इसीलिए मंदिर बनने की सबको खुशी हमको भी है। हमने भी राम जन्मभूमि के मुकदमे में पैरवी की है, गवाही दी है, विशेषज्ञ के रूप में हमारे उसमें मत डाले गए हैं
और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे योगदान का उल्लेख भी न्यायाधीशों ने किया है। तो हम लोग सक्रिय रूप से लगे थे, बहुत सारा प्रयास हम लोगों ने भी किया, तो सबने किया, उसी में हम भी थे, तो स्वाभाविक है प्रसन्नता सबके मन में है, हमारे मन में भी है। जिस तरह से इनवाइट किया जा रहा है उद्घाटन समारोह को लेकर, उस पर भी राजनीति हो रही है, किस रूप में? देखिए, हम लोगों का ये कहना है, धर्म जो है वो वैयक्तिक उन्नयन का माध्यम है। उसको धन कमाने का जरिया, पद प्राप्त करने का जरिया, प्रसिद्धि प्राप्त करने का जरिया, वोट पाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर धर्म का उपयोग राजनीति के लिए किया जाता है, तो उससे हम लोगों को दुख होता है। जिस ओर देश जा रहा है, इसको लेकर के क्या आप लोगों को विचार है, आप शंकराचार्य? देखिए, देश भौतिकता की ओर जा रहा है, जहां तक हम देखते हैं। संसाधनों को जुटाने के लिए जो देश के नागरिक हैं वो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों का ये मानना था कि संसाधनों को जुटा करके सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख की प्राप्ति अंतःकरण में सात्विकता लाने से होती है। सत्वं सुखे संजयति, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में वाक्य कहा। इसलिए हमारे देश का जो मुख्य बौद्धिक वर्ग रहा है, उसका ये सदा से मानना रहा है कि सादा जीवन ऊंचा विचार हो और अंतःकरण को सात्विक बनाया जाए, इससे सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है, जीवन सफल हो सकता है। आज पाश्चात्य अनुकरण करके हम संसाधनों की वृद्धि कर रहे हैं और संसाधनों की वृद्धि के फेर में पड़ करके जीवन को दुर्गम बना दे रहे हैं और अवसाद लोगों के मन में आ रहा है, तनाव आ रहा है, लोग परेशान हैं, ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हो गई है, वर्ग विद्वेष हो रहा है। तो ये सब अच्छे संकेत तो नहीं है। तो इसलिए भारत ने जब लंबे अनुभव से इस बात को जान लिया था कि आध्यात्मिकता ही सिद्धि का सोपान है, तो फिर उस आध्यात्मिकता को हम छोटा समझ करके भौतिकता को बड़ा समझने लग गए हैं। तो बहुत सही दिशा तो देश की नहीं कही जा सकती। तो इसके लिए संत समाज क्या आगे आएगा? देखिए, संत समाज तो सदा से ही अपनी भूमिका निभाता रहा है, अग्रणी रहा है। वातावरण कभी कभी किसी का हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन अंततः बात तो वही आएगी। तो संतों ने सदा से देश का नेतृत्व किया था, मनीषा ने, बुद्धिजीवियों ने, और आगे भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म पर जो हमला है वो स्वाभाविक है। जो सबल होता है उसी के ऊपर हमला होता है, और सबल व्यक्ति या संस्था या विचार अपने जगह पर बने रह जाते हैं, यही उनकी सफलता होती है। ये जो आक्रमण उनके ऊपर होते हैं, इसी से उनकी पहचान होती है, उनकी परीक्षा होती है। जो सोना है, आग, जलती हुई तपती हुई आग उसकी परीक्षा है। जब उसमें डाल दिया जाता है तो और निर्दोष होकर और चमक लेकर के आ जाता है। ऐसे ही सनातन धर्म सदा रहने वाला धर्म है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। बड़े बड़े आए इसको मिटाने के लिए और मिट करके चले गए, तो उससे हमारी परीक्षा ही होती है। इसलिए ऐसे आक्रमण सदा से होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। गौ माता की, पृथ्वी माता की, अपने अपने बलरामपुर में महाराजा सर भगवती प्रसाद सिंह अखिल भारतीय प्राइज मनी हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ बलरामपुर स्टेट के महाराज जैनेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया, जिसमें देश की 14 नामचीन टीमें ऑल इंडिया प्राइज मनी हॉकी टूर्नामेंट में आपस में भिड़ेंगी। पहले दिन उद्घाटन मैच NIR गोरखपुर तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया राउरकेला के बीच खेला गया। मैच के दौरान अतिथि के रूप में प्राचार्य JP पांडे, मैनेजमेंट के सचिव रिटायर्ड कर्नल RK मेहता सहित कई पदाधिकारी व हॉकी प्रेमी दर्शक मौजूद रहे। जानते हैं कि सन 38 में हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन हमारे बाबा महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह जी ने किया था। तो इसमें एक सबसे बड़ी सीख ये है कि स्पोर्ट्स की तरफ जागरूकता होना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाली पढ़ाई और उस पर लोग अगर ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य का अगर ध्यान ना रखें तो फिर वो सब पढ़ाई, सारा वेल्थ सब बेकार है।
तो इसीलिए खेल को ध्यान में रखते हुए बलरामपुर में उन्होंने अपने पिता के नाम से, क्योंकि वो हॉकी और मतलब क्रिकेट भी खेला करते थे, टेनिस भी खेला करते थे, लेकिन हॉकी उनका सबसे प्रिय था, महाराजा भगवती प्रसाद सिंह जी का, तो उन्होंने वो किया। और तब से लेकर के जब तक रियासत अपना कर पाई, फिर उसके बाद शायद हमारे ख्याल से 68 से इंस्टीट्यूशन के साथ, हमारे कॉलेज के साथ उन्होंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब हर साल हम लोग इसका मतलब प्रयास कर रहे हैं कि ये अपना जीवंत रहे। और बीच में थोड़ी दिक्कत कोविड के समय हो गया था, 2-3 साल हम लोग इस का आयोजन मतलब कर नहीं पाए थे। तो स्वास्थ्य के प्रति मतलब जागरूकता ही मेन इसका ध्येय आज के ज़माने में है। और परंपराएं तो खैर हम लोग भारतीय हैं, तो मतलब परंपराएं और ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड ऑल इसको तो हम लोग तो करते ही हैं फॉलो, मेन यही है इसके पीछे। एक अपील नहीं हुई। अब हॉकी देखिए ग्राउंड हम लोगों का है, महाविद्यालय के साथ बात करके समाज के जितने भी जो लोग हैं वो लोग अपने मतलब बच्चों को भी वो करें, फील्ड है ही है। एक हमारी बलरामपुर की टीम भी मतलब खेलनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी कमी है कि मतलब हमारी कोई बलरामपुर की लोकल टीम जल्दी मतलब उस स्तर पे मतलब खेल नहीं पाती है। तो ग्राउंड अपना ही है, सबका है, साल भर अपना प्रैक्टिस करें और जिस दिन ये हो मुंह तोड़ मतलब टक्कर दें सबको, तो ये चीज़ है। महाविद्यालय की ओर से भी कोई सशक्त टीम तैयार होनी चाहिए। महाविद्यालय की तरफ से भी बिल्कुल होना चाहिए, ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बात। तो हम अब इसकी प्लानिंग कराएंगे और हो सकेगा तो जैसे कई बाहर से अगर जैसे लखनऊ या दिल्ली बम्बई से भी मतलब जो कोचेज़ वगैरह हैं आकर के वो कैंप अपना किया करें 15 दिन 20 दिन या महीने भर का, तो उससे मतलब बच्चों को भी उस स्टैंडर्ड का एक्सपोजर जो है मिलेगा। प्रयास करेंगे इसका। तो ये कहना चाहेंगे कि हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। 1938 में जब देश के अनेक महानगरों में इसका आयोजन नहीं हो पा रहा था, तब हमारे महाराजा श्री भगवती प्रसाद सिंह जी की स्मृति में महाराजा साहब ने इस टूर्नामेंट का आयोजन प्रारंभ किया था। इस टूर्नामेंट में का आयोजन महाविद्यालय 1968 से अपने छात्र छात्राओं के सहयोग तथा नगर के गणमान्य नागरिकों जनप्रतिनिधियों के सहयोग से करता आ रहा है। इस टूर्नामेंट में 14 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इनमें मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, राउरकेला की टीम हमारे बीच में है, छत्तीसगढ़ से टीम आई है, बिलासपुर से, नागपुर से टीम आई है, महाराष्ट्र में अमरावती से टीम आई हुई है, गुजरात से टीम है, 8 राज्यों से टीमें हमारे बीच में प्रतिभाग कर रही हैं। महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष हम लोग यह प्रयास करते हैं कि इस टूर्नामेंट का जो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा है उसको मेंटेन रखने का प्रयास किया जाए। इसके लिए महाविद्यालय सदैव प्रयासरत रहता है। आप सभी देखते हैं यहाँ पर हॉकी प्रेमी दर्शक भी पर्याप्त संख्या में मौजूद रहते हैं जो है, तो सभी यहाँ पर उपस्थित होकर के हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है इसका आनंद लें। अपने दर्शकों को भी हम कहते हैं कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ के बीकेटी में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। दोपहर बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। यहां उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी यात्रा, अगर कोई बीमार है तो उसके इलाज की भी गारंटी मोदी ने ली है। आज के समय कोई भूखा नहीं रहेगा। मोदी जी ने आज से 5 साल और मुफ्त राशन देने की गारंटी दे रखी है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी युवा शक्ति और नारी शक्ति दोनों को सशक्त कर रही है। इसका अधिक से अधिक लाभ आप सब लोग उठाएं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएं। 2024 में फिर लोकसभा चुनाव आ रहा है। सारे विपक्षी एकजुट होकर के कह रहे हैं हम 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। बताओ ये विपक्षी रोक पाएंगे क्या मोदी जी को? रोक पाएंगे क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ। इनके साथ जनता नहीं है। कल बैठक थी, जितने दल थे उतने प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। हमारे तो एक ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनका नाम है, क्या नाम है? उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। आजकल हमारी माताएं बहनें इतना आशीर्वाद मोदी जी को देती हैं कि अभी चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत से मोदी जी की गारंटी पे फिर से कमल के फूल की सरकार बन गई है। ये माता और बहनों के आशीर्वाद और समर्थन की ताकत थी। अब इससे विपक्षी घबराए हुए। देश के उपराष्ट्रपति हैं माननीय जगदीप धनखड़ जी, उनका अपमान कर रहे हैं।
और कांग्रेस के शाहजादा श्री राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे हैं कि किस प्रकार से उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जाए। यही लोग प्रधानमंत्री जी को भी गाली देने का काम करते हैं। अब देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति जी को भी अपमानित करने का काम किया। वो भी एक किसान के बेटे हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनका भी अपमान ये करेंगे। एक उत्तर प्रदेश के अंदर श्री अखिलेश यादव जी हैं, वो कह रहे हैं मैं यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेंगे, और मैं कह रहा हूं घमंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में खाता ही नहीं खुलेगा। इस बार सभी 80 सीटें माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता देने जा रही है। और इस बार देश में 400 पार, इसको लेकर के किसी को कोई शंका नहीं है। जनता हमारे साथ है, हमने ईमानदारी से सेवा की है, हमारा देश बलवान हुआ है, हमारे देश के वैज्ञानिक अब चंद्रमा पर भी पहुंच गए हैं। ये मोदी जी के द्वारा दी गई गारंटी और देश के वैज्ञानिकों को ढांढस देने का परिणाम है, क्योंकि चंद्रयान 2 चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाया तो वैज्ञानिक निराश हो गए। मोदी जी ने गले लगाया, चिंता मत करो, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, विचार करो, फिर तैयारी करो। और आज चंद्रमा पर बताओ, मालूम है कि नहीं चंद्रमा पर हमारा यान पहुंच गया? सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? अभी विश्व कप का मैच हुआ, हमारे युवा खिलाड़ी हैं, बहुत क्रिकेट खेलते गांव में, सारे मैच जीतते गए, लेकिन फाइनल में वो अति आत्मविश्वास में हार गए होंगे। लेकिन अगर और कोई प्रधानमंत्री होता तो क्रिकेट का मैच देख करके चला जाता। हारने के बाद भी खिलाड़ियों के पास गए, उनको गले लगाया, कोई बात नहीं, इस बार गया आप विजेता हो, अगली बार विजेता बनने की तैयारी करो, अगली बार विश्व कप जीत करके लाने का काम करो। ये देश के प्रधानमंत्री जी जो हर क्षेत्र में काम करने वालों का मनोबल बढ़ाते हैं। कोरोना का टीका आपको मालूम है, कोरोना तो फिर एक का छिटपुट आ रहे। कोरोना काल में घर से निकलना मुश्किल था कि भुला गए आप लोग? पहले कोई टीका लगा रहा होता तो विदेश से आता था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने वैज्ञानिकों से कहा मैं कोरोना का टीका विदेश से नहीं मंगाना चाहता, अपने देश में बनाना चाहता हूं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने रात दिन तपस्या की और कोरोना का टीका बना दिया। देश के 220 करोड़ लोगों को 2 टीका लगाया गया था, उनको भी टीका लगाया गया और दुनिया को भी देने का काम किया। दुनिया हक्का बक्का रह गई कि भारत भी अपना टीका बना लेता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर आज सरकार है तो हम सब कुछ बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। हर क्षेत्र में सफलता के तिरंगे को फहरा सकते हैं। हर घर में तिरंगा लहराने का काम आपने अमृत महोत्सव वर्ष पर किया है। 2024 में फिर लोकसभा चुनाव आ रहा है। सारे विपक्षी एकजुट होकर के कह रहे हैं हम 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को